हाँ जी नमस्कार। तो उधर फिगर्स ऑफ स्पीच में हमारा सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, असोनेंस और राइम, इनको हमने डिस्कस तो कर लिया था, लेकिन मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस में लिखाऊंगा और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है आपको बताना वो ये है कि एक ही सेंटेंस में या एक ही स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच हो सकती हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप किस तरह से आंसर दोगे, कैसे आपका आंसर माना जाएगा। तो पहले नमूने के लिए मैं बता देता हूं कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरह से आप को जो है ऑप्शंस मिलेंगे और उन ऑप्शंस में से आप कैसे आंसर दोगे। जैसा कि मैंने यूं ही ओरली बताया था कि सपोज कोई सेंटेंस दे रखा है और उस सेंटेंस में सिमिली भी है और एलिट्रेशन भी है, और दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, सिमिली भी दे रखा है और एलिट्रेशन भी दे रखा है, और दोनों के लक्षण हैं, तो आपका जवाब सही माना जाएगा सिमिली। अगर मेटाफर और एलिट्रेशन दोनों हैं और दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो आपका जवाब माना जाएगा मेटाफर। और अगर सेम सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन और एलिट्रेशन दोनों हैं और ऑप्शन में भी दोनों दे रखे हैं तो आपका आंसर सही माना जाएगा पर्सोनिफिकेशन। बात समझ में आई। और अगर सेम सेंटेंस में एलिट्रेशन भी और असोनेंस भी है तो अब आपका आंसर माना जाएगा एलिट्रेशन। तो कुल मिलाकर के पहले हमें तीन ऊपर वाले जो तीन है, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इनको इंपॉर्टेंस में रखना है। किन से? एलिट्रेशन और असोनेंस से। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। आपसे कह दिया द लाइन कंटेन्स, द लाइन कंटेन्स, और इस तरह से दे करके और आपको ऑप्शन दे दिया। यहां पहला मैं बना रहा हूं, इसका पहले को इस सेंटेंस तो सेम है, पहला क्वेश्चन और इसके ऑप्शंस आपको यहां दे रखे हैं। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, और डी ऑप्शन है एलिट्रेशन। सेम सेंटेंस में ही दूसरी तरीके से आपको ऑप्शन दे दिए। मेटाफर, बी एलिट्रेशन, ये लो कैपिटल में लिख देता हूं, एलिट्रेशन, सी में दे दिया आपका सिमिली, और डी में दे दिया असोनेंस। इसी लाइन से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन मैंने बना के इधर लिख दिया ऑप्शंस। पहले में दे दिया मैंने आपको सिमिली, बी में दे दिया पर्सोनिफिकेशन, सी में दे दिया एलिट्रेशन, डी में दे दिया बोथ बी एंड सी। इसी को चौथे तरीके से बना के दे दिया
सिमिली, मेटाफर, असोनेंस और डी यहाँ लिख दिया बोथ बी एंड सी। और इसी को मैंने इस तरह से दे दिया पर्सोनिफिकेशन, बी में दे दिया एलिट्रेशन, असोनेंस और डी दे दिया ऑल ऑफ दीज। तो जैसा सेंटेंस दे रखा, ऑप्शन किस तरह से दे रखे, आपको उसी स्थिति में क्वेश्चन का आंसर चुनना पड़ेगा। तो देखिए, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। एक तो आप दिमाग लगा ही सकते हो, सिंपली टाइम टी से शुरू हो रहा है, टाइड टी से शुरू हो रहा है, शुरुआती अक्षर कंसोनेंट लेटर दो सेम है टी। अब देखो साउंड, यहाँ से भी टैकी निकल रही है, यहाँ से भी टैकी निकल रही है, दोनों वर्ड्स भी डिफरेंट है, तो इट मीन्स एलिट्रेशन तो है ही है। इसके अलावा अगर बात करें हम टाइम एंड टाइड, तो टाइम में आई, टाइड में भी आई, तो ये स्वर ध्वनि यानी वाउवल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम आई 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 अक्षर नहीं बोल रहा। आपको जो मैंने असोनेंस पढ़ाया था तो बताया था, टाइम टे आ ई और में, तो आई, ऐसे टाइड में आई, वाउवल साउंड सेम प्रोड्यूस हो रही दोनों से। इसका मतलब इसमें असोनेंस के लक्षण भी हैं, यानी असोनेंस भी मौजूद है। इसके अलावा अगर देखें हम इस सेंटेंस में, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम कहते हैं समय, टाइड कहते हैं यहाँ अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, मौका, और यहाँ ये दोनों से क्या काम करवाया जा रहा है, वेट करने का, इंतजार करने का। अब इंतजार करने का काम तो ह्यूमन बींग्स करते हैं, इंसान करते हैं, और ये काम आप किससे करवा रहे हो, टाइम एंड टाइड, जो दोनों निर्जीव अमूर्त हैं। और जब आप किसी अमूर्त यानी कि किसी भी निर्जीव या अमूर्त से ऐसा कोई काम करवाओगे जिस काम को केवल मनुष्य ही कर सकते हो, तो ऐसा अगर आपने किया है तो आपने पर्सोनिफिकेशन कर दिया। तो यहाँ टाइम और टाइड का मानवीकरण भी हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन भी हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें तीन फिगर्स ऑफ स्पीच मौजूद हैं। अब स्थिति परिस्थिति के अनुसार हम जवाब देंगे। सिमिली तो बिल्कुल नहीं है, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सिमिली बिल्कुल नहीं, मेटाफर बिल्कुल नहीं, पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन भी है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि ऑप्शन में दोनों दे रखें और दोनों ही इसमें मौजूद हैं, तो आप पहले किसको इम्पोर्टेंस देंगे, आंसर रहेगा आपका पर्सोनिफिकेशन। ओके, अब है दूसरा क्वेश्चन, मेटाफर तो है ही नहीं, एलिट्रेशन है मौजूद, सिमिली नहीं है, असोनेंस भी है मौजूद। तो मैंने कहा था जब एलिट्रेशन और असोनेंस दोनों हों तो प्रमुखता पहले किसको देंगे, एलिट्रेशन को। तो आपका जवाब क्या होगा, एलिट्रेशन। अगला चलिए, सिमिली बिल्कुल नहीं है, पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन भी है, ऑप्शन में दोनों दे रखे लेकिन डी आगे कह रहा बोथ बी एंड सी। तो ऐसे में हम जब बोथ दे रखा है तो हम आंसर किसको चुनेंगे, बोथ बी एंड सी। अगला देखें, सिमिली नहीं है, मेटाफर नहीं है, असोनेंस इसमें है, बोथ बी एंड सी। ये बोथ बी एंड सी का नहीं है मैटर, क्योंकि सिमिली और मेटाफर तो है ही नहीं, तो सिर्फ आपका आंसर हो जाएगा असोनेंस। अगला, पर्सोनिफिकेशन है इसमें, एलिट्रेशन है, असोनेंस भी है, और ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑल ऑफ दीज। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज।
और अगर इसी को इस तरह से नंबर 6 बना के दे देता मैं, पर्सोनिफिकेशन, एक दे दिया ऑप्शन में असोनेंस, सी दे दिया मेटाफर, डी दे दिया सिमिली। तो देखिए क्या स्थिति बन रही है। तो मेटाफर और सिमिली तो इसमें है ही नहीं, पर्सोनिफिकेशन है, असोनेंस भी है, और दोनों ही ऑप्शन में दे रखा है, और इसमें कोई बोथ या ऑल कुछ इस तरह का नहीं है। तो मैंने कहा था कि पर्सोनिफिकेशन और एलिट्रेशन है मौजूद और दोनों दे रखे ऑप्शन में, तो आंसर पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन और असोनेंस दोनों है मौजूद, दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा, पर्सोनिफिकेशन। तो आंसर क्या रहेगा, पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो जब एक ही सेंटेंस में, एक ही लाइन में एक से ज़्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच हों, तो आपको देखना है ऑप्शन किस तरह से दे रखे हैं। ओके, नोट कर लिया होगा। अब मैं इससे आगे इसी में फिगर्स ऑफ स्पीच में थोड़ा सा और आपके लिए सेंटेंस यहाँ लिखता हूँ। अब आप पहचानोगे और जवाब दोगे। मैं अभी ऑप्शन नहीं लिख रहा, सिर्फ लाइन लिख रहा हूँ, लेकिन आप अपने दिमाग में रखोगे कि इसमें क्या क्या, कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो सकती है। पहला लिखा मैंने, ही इज एज फनी एज अ मंकी। दूसरा सेंटेंस लिखा, चिल्ड्रन आर लाइक फ्लावर्स। चिल्ड्रन आर लाइक फ्लावर्स grown in concrete garden। अगला लिखा, हर hair is a flowing golden river। अगला, अगला सेंटेंस मैंने लिखा, द शिप ऑफ लाइफ मूव्स ऑन या फ्लोट्स ऑन स्मूथली। The ship of life floats smoothly। पांचवा मैंने लिखा, our soldiers are
as brave as lion. छठा लिखा this urn is the unravished bride of time. सातवां लिखा the flowers were dancing with the waves. अब आप एक एक सेंटेंस को पढ़ो और एक एक सेंटेंस को पढ़ने के बाद बताइए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आपके हिसाब से इसमें बनती है। तो पहला सेंटेंस, ही इज एज फनी एज ए मंकी। जवाब दीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एज मिल ही गया, साथ में यह बात किसकी चल रही है, ही की, और इधर किसकी बात चल रही है, मंकी की। तो कुल मिलाकर के ही को कंपेयर कर दिया किसके साथ, मंकी के साथ, तुलना कर दी। और साथ ही इस तुलना की जानकारी देने के लिए कि यस कंपैरिजन हो रहा है, इसके लिए आपने इंट्रोडक्टरी वर्ड का भी यूज कर दिया एज का। इसका मतलब तो ये सीधा सीधा क्या हो गया, सिमिली। तो अब अगर बात करें हम सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, इस तरह से आपको ऑप्शन अगर आ जाते हैं तो आप देख लीजिए क्या आपका सीधा सीधा जवाब बनेगा। तो पहले क्वेश्चन में आपका आ गया सिमिली। चलिए दूसरा, चिल्ड्रन आर लाइक फ्लावर्स ग्रोन इन कॉन्क्रीट गार्डन। बात किसकी चल रही है यहां, बच्चों की, और बच्चों को क्या कहा है, फ्लावर्स। चिल्ड्रन आर लाइक फ्लावर्स ग्रोन इन कॉन्क्रीट गार्डन। तो कुल मिलाकर के चिल्ड्रन को कंपेयर कर दिया फ्लावर्स से, फूलों से, और साथ ही इस कंपैरिजन को, तुलना को शो करने के लिए एक इंट्रोडक्टरी वर्ड भी यूज कर लिया जिसका नाम है यहां लाइक। दिखाई दे रहा है आपको, बच्चे तो कंक्रीट गार्डन में बढ़े, यानी जिस तरह से ग्रोन होते हैं, फ्लावर्स उगते हैं, बड़े होते हैं, अपना पूर्ण आकार लेते हैं, उनसे कंपेयर किया है चिल्ड्रन को, फूलों से। अगला, हर हेयर इज ए फ्लोइंग गोल्डन रिवर। तो यहां बात किसकी चल रही है, बालों की। और बालों को क्या कहा है, क्या बालों से यहां कोई काम करवाया जा रहा है, देख लो आप। क्या बालों को यहां कोई आइडेंटिटी दी है, क्या बालों को यहां कोई पद का नाम दिया हो, क्या बालों के लिए यहां हिज, हर, शी ऐसे यूज किया हो। तो बालों के लिए नहीं है, कहा गया उसके बाल, यानी किसी महिला के बालों को कंपेयर किया है किससे, बहती हुई सुनहरी नदी से, नदी से कंपेयर किया है। तो इसमें सिमिली तो है नहीं, क्योंकि कंपैरिजन तो हो रहा है, लेकिन उस कंपैरिजन को शो करने के लिए कोई भी इंट्रोडक्टरी वर्ड इसमें यूज नहीं किया है, तो सिमिली तो इसमें है नहीं। और पर्सोनिफिकेशन इसमें कोई लक्षण ही नहीं है। तो अब अगर बात करें तो बालों की तुलना किससे कर दी है, नदी से। तो थर्ड सेंटेंस में क्या हो गया, मेटाफर।
अच्छा, पहले में मैंने लिख ही दिया सिमिली है, सेकंड वाले में भी सिमिली, और थर्ड में आपका आ गया मेटाफर। तो पहले में सिमिली, दूसरे में सिमिली और तीसरे में मेटाफर। अब चलिए चौथा सेंटेंस, द शिप ऑफ लाइफ फ्लोट्स स्मूथली। शिप ऑफ लाइफ, देखो एक बात और मैं बता दूं, खैर आप रीड की तैयारी कर रहे हो, बड़े लेवल पर तैयारी करते तो और भी आनंद आता कि ये जो मेटाफर होता है ना, ये मेटाफर कई लेवल पे पाया जाता है। कैसे कि ये तो हमें पता है कि एक नाउन की तुलना दूसरे नाउन से कर देते हैं, यहाँ वर्ब के लेवल पे भी पाया जाता है, एडजेक्टिव के लेवल पे भी पाया जाता है। जैसे मैंने कहा द गोल्डन हेयर, बस इतना बोला, द गोल्डन हेयर, कितना बोला, द गोल्डन हेयर, समझ लो ये मेटाफर हो गया इतने में। द गोल्डन हेयर मतलब बाल, बालों की तुलना यहाँ किससे कर दी है, सोने से। सुनहरे नहीं बोलते, सोना जैसा, यानी यहाँ इस तरह से एक एडजेक्टिव के लेवल पे। खैर छोड़ो, आप इतना भारी भरकम चीज़ें आपको नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि संभावनाएं बहुत ज़्यादा आगे होती हैं। तो हर हेयर इज ए, ये हो गया थर्ड वाला। फोर्थ, द शिप ऑफ लाइफ फ्लोट्स स्मूथली। तो यहाँ शिप को कंपेयर किया है लाइफ से, दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो इसमें भी क्या है, मेटाफर। अगला अगर देखें, आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लोइन, सीधे सीधे इसमें क्या है, सिमिली। अगला दिस अर्न, अर्न कहते हैं जी कलश। ये प्राचीन काल में ऐसे कलश हुआ करते थे, और ये कलश अर्न, जिसको ये जो नाम लिया है, ये अर्न ज़्यादातर यूनान में जो लोग बुजुर्ग लोग जिनकी डेथ हो जाती थी, तो उनके जो अस्थियां होती थी, उन अस्थियों को जिस कलश में, जिन कलशों में संभाल के रखा जाता था, उनको कहा जाता था अर्न। दिस अर्न इज द अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ टाइम। तो यहां अर्न, कलश की तुलना किससे कर दी है, ब्राइड। ब्राइड कहते हैं दुल्हन। तो ये जो कलश है, हिंदी अर्थ नहीं करवाएगा आपको, तो अपने काम से मतलब है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, अरे ये कलश तो ऐसी दुल्हन के समान है, और वो भी दुल्हन किसकी, समय की दुल्हन। किसकी दुल्हन, समय की दुल्हन, और वो भी अनरेविश्ड। अनरेविश्ड मतलब जिसको समय ने, अभी इतना समय बीत गया लेकिन उसका कुंवारापन नहीं गया, ऐसी दुल्हन है। तो यहां अगर हम बात करें तो एक तरफ तो अर्न को कंपेयर किया है किससे, ब्राइड से, लेकिन अगर इतना होता ब्राइड तक तो हम कह देते कि दिस अर्न इज ब्राइड। सिर्फ इतना कहता कि ये कलश दुल्हन है, दुल्हन की तरह है, तब तो हम सीधा सीधा कह देते कि अर्न को कंपेयर कर दिया है ब्राइड से। लेकिन भाइयों इसमें ब्राइड बताया है, ब्राइड भी किसकी, टाइम की, समय। अब समय तो निर्जीव है, और इसकी दुल्हन, और ये दुल्हन किस में चलती है भैया, मनुष्यों में। तो कुल मिलाकर के इतना सा ये जो बढ़ गया ऑफ टाइम, इसकी वजह से इसको मेटाफर ना कह के हम इसको कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन। और अगर ये सिर्फ इतना सा हो जाता, ये इतना हो जाता कि 8वां सेंट, इसी को मैं इस तरह से लिख देता हूं कि दिस अर्न इज द अनरेविश्ड ब्राइड। दिस अर्न इज द अनरेविश्ड ब्राइड। अगर इतना रहता तो फिर इसमें पर्सोनिफिकेशन नहीं, बल्कि इसमें बन जाता आपका मेटाफर। फिर इसमें क्या लक्षण आ जाता, अर्न को कंपेयर कर दिया किससे,
अनरेविस्ड ब्राइड से। अब इससे ये नहीं पता चल रहा कि वो ब्राइड किसकी है। ऊपर तो उसको ब्राइड बना दिया, दुल्हन बना दिया, किसकी, टाइम की। उस टाइम की दुल्हन बनने की वजह से उसमें किसका लक्षण आ गया था, पर्सोनिफिकेशन का। लेकिन अब जो है इस तरह से अगर होता तो हम इसको क्या कहते, मेटाफर। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब अगर हम बात करें सेंटेंस नंबर 7, द फ्लावर्स वर डांसिंग विद द वेव्स। फ्लावर्स क्या काम कर रहे हैं, नाच रहे थे। कौन नाच रहे हैं, फ्लावर्स नाच रहे हैं। तो यह फ्लावर्स को किसी से कंपेयर नहीं किया है। तो फ्लावर्स नाच रहे थे वेव्स के साथ, तो वेव्स भी नाच रही हैं, फ्लावर्स भी नाच रहे हैं। दोनों तरफ से दोनों ही निर्जीव हैं और दोनों ही ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम को सिर्फ मनुष्य ही कर सकते हो, डांस करने के काम को। तो इस तरह से इसमें आप किसको ढूंढोगे, क्या आंसर होगा आपका, पर्सोनिफिकेशन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है तो इसका आंसर भी आपका है पर्सोनिफिकेशन। ओके, बात क्लियर। और लिख देता हूँ मैं, लिखो। और लिख लो, आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। I am the daughter of earth and water। इस तरह से ये लाइन आपके सामने लिख दी और आपको कह दिया बताओ इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो ढूंढो, लगाओ दिमाग। I am the daughter of earth and water। इसका मतलब जो बोल रहा है वो बोलने वाला नहीं है, बोलने वाली है। अपने आप को क्या कह रही है वो, डॉटर। और वो अपने आप को डॉटर बता रही है, किसकी डॉटर बता रही है, अर्थ एंड वाटर की, यानी धरती और जल की बेटी अपने आप को बोल रही है। अब अगर बात करें हम धरती, दूसरा एलिमेंट है जल, तो यहाँ देखो कि क्या किसी को किसी से कंपेयर किया है, क्या किसी की किसी से तुलना की गई है क्या। जैसा कि मैं सोचता हूं कि यहाँ किसी ने किसी की किसी से कंपैरिजन नहीं है, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं हो रही है। आई को यहाँ किसी से कंपेयर नहीं किया गया है। आई तो अपने आप को बेटी बता रही है और बेटी बताते हुए बोल तो रही है वो, और किसकी बेटी बता रही है अपने आप को, अर्थ एंड वाटर की, अर्थात धरती और जल की। अब धरती और जल दोनों ही अवयव निर्जीव हैं और जो बोलने वाली है वो अपने आप को बेटी बोल रही है। इसका मतलब धरती और जल ने ऐसी कोई क्रिया की है जिस क्रिया को सिर्फ मनुष्य ही कर सकते हैं, और वो है संतान पैदा करने की। क्योंकि संतान बड़ी होकर के स्वयं बोल रही है कि मैं धरती और जल की बेटी हूँ। तो इस तरह से आपका इसमें जो आंसर है वो आंसर है पर्सोनिफिकेशन। और इसमें पर्सोनिफिकेशन किसका हो गया है, धरती और जल का। बात क्लियर 100%। और लिख लो।
kisses are the flowers. Kisses are the flowers of affection. क्या कहा है? Kisses are the flowers of affection. अब आप बताइए इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? क्या सिमिली है, क्या मेटाफर है, क्या पर्सोनिफिकेशन है, क्या एलिट्रेशन है, क्या सारी हैं? पहले तो आप ये देखो, क्या इसमें कहीं कोई एलिट्रेशन है क्या? आई थिंक नहीं। लेकिन सबसे अच्छी आदत यह है कि सबसे पहले आप ये देखो सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन में कोई है क्या? सिमिली तो नहीं है। अब यह बात किसकी चल रही है? किसीज की। अब किसीज क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हो। मैं बताऊं फिर आप कहोगे और कोई डिमांड करोगे, तो क्या क्या डिमांड मैं आपकी पूरी करूंगा, और वो भी यहाँ ऑनलाइन टीचिंग में। तो किसीज आर द फ्लावर्स ऑफ अफेक्शन। यहाँ किसीज को क्या कहा है? फूल। किसके फूल? स्नेह के फूल। स्नेह। तो इसका मतलब यहाँ किसीज को कंपेयर कर दिया फूलों से, तुलना कर दी, किसीज की तुलना फूलों से कर दी। अब जब किसीज की तुलना फूलों से कर दी और इस तुलना को यानी कंपैरिजन को शो करने के लिए किसी भी इंट्रोडक्टरी वर्ड का प्रयोग नहीं किया है, और ऐसा यदि होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ किस में जाना चाहिए? तो आंसर है आपका मेटाफर। आंसर है जी आपका मेटाफर। नोट किया और लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं यहाँ 5 लाइंस यानी 5 लाइंस 5-6 लाइंस के लास्ट वर्ड्स में लिख रहा हूँ, और फिर उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। पहली लाइन का लास्ट वर्ड हो गया आप खुद ही पढ़ना। दूसरी लाइन का हो गया आप खुद ही पढ़ो। पांचवी लाइन का लास्ट वर्ड है अब मैंने यहां क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 1 इन्हीं लाइन से। द थर्ड लाइन राइम्स। द थर्ड लाइन राइम्स विद द लाइन और लाइन्स। बस उसने इतना छोड़ दिया। अब आपको यहां ऑप्शन दे दिया पहली लाइन या इस तरह से लिख दिया
फर्स्ट लाइन, दूसरी उसने लिख दिया सेकेंड लाइन, और डी लिख दिया उसने, उसी लिख दिया फिफ्थ एंड सिक्स्थ लाइन्स, फिफ्थ एंड सिक्स्थ लाइन, और डी में उसने लिख दिया फर्स्ट एंड सेकंड लाइन। इस तरह से उसने कह दिया कि द थर्ड लाइन राइम्स विद द लाइन या लाइंस। तीसरी जो लाइन है वो इनमें से किस लाइन के साथ राइम में है। मतलब है कि तीसरी जो लाइन की राइम है, तुकांत जो है वो किस लाइन के जैसा है। अब पहले तो तीसरी लाइन को देखो ना, स्लीप, तो इसका तुकांत क्या है, ईप, देख लिया। अब ये ऐसा देखो किस में है, लाई में तो है नहीं, आई आ रहा है, बाई में भी नहीं है, आई आ रहा है, ड्रिल में इल आ रहा है, फिल में भी इल आ रहा है, लेकिन डीप यहां बन गया ईप। तो थर्ड लाइन राइम के मामले में किसके साथ मैच कर रही है, फर्स्ट के साथ, ओनली फर्स्ट। तो आंसर आपका रहेगा ए। ओके, एक पहला क्वेश्चन ऐसा बना जो मैं बता रहा था, राइम या राइम स्कीम में से जो क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें से लिखा उसने, मिटा रहा हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन उसने लिखा, लाइन से ही रहेंगी। दूसरा क्वेश्चन लिखा द वर्ड by rhymes with the word कोई वर्ड है बाई, उसने कहा है ये वर्ड जो बाई है ये किस वर्ड के साथ राइम में है। ऑप्शन उसने यहां लिख दिया नेव्यू, नेफ्यू नहीं होता है, नेव्यू, नेव्यू होता है, नेव्यू। बी ऑप्शन लिख दिया सी ऑप्शन लिख दिया डी ऑप्शन लिख दिया। अब आप देखिए कि जो गिवन वर्ड है, और जो गिवन वर्ड है वो दे रखा है आपको बाई। ये जो बाई वर्ड है इनमें से किस वर्ड के साथ राइम में है। तो सीधा सीधा है बाई। बाई की जो राइम है साउंड क्या आ रही लास्ट में, आई। अब आई की साउंड वाला नेव्यू तो है नहीं, काइट में आइट है, चिन में इन है, ड्राई, ड्राई में भी क्या आ रहा है, आई। तो ड्राई यानी आई, बाई यानी आई। आंसर आपका हो गया बी वाला। बात समझ आई। अब सुन लो जी, ये आपके फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपके इंस्टीट्यूट्स वाले, आपके अधिगम इंस्टीट्यूट वाले प्रिपेयर कर रहे हैं। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ताकि आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस हो सके। ठीक है। अब लिटरेरी वाले पोर्शन में फिगर्स ऑफ स्पीच के बाद जो दूसरा टॉपिक है, हालांकि मैं पहले भी इंट्रोड्यूस कर चुका हूं आपको, वो है लिटरेरी टर्म्स। तो लिटरेरी टर्म्स वाला जो टॉपिक है वो मैं शुरू करूंगा अगली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ओके।